हम्म। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। क्या हो रहा है? बैठा हूँ बस यहाँ पे अपने रूम में। काफी हॉट है बाहर, गर्मी है यहाँ पे दुबई में। कल चला गया था टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना? बाप, 51? 51। आप 51 बोल रहे हो? या 51। अरे बाप रे बाप। हमारे यहाँ पे 35-40 में बैंड बज रही है। हम लोग सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ जाए। एसी नहीं है वैन में तो भटकते रहते हैं। कॉफी शॉप से कॉफी शॉप लाइक नीचे आओ लोग। कितने टाइम हो रहे हैं वहाँ पे अभी? यहाँ पे सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अच्छा 10:30। सही है। काफी अर्ली उठ। आपके मैं तो यहाँ? काफी लेट सो। यहाँ पे रात के 8:32। इंडिया में 10 हो हाँ रहा ठीक होगा। है। तो 8:30। 8:30। हाँ हाँ, इंडिया में 10 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आपने पिक कर लिया कहाँ जा रहे हो नेक्स्ट? पता नहीं, शायद मैं इथियोपिया ही निकलूंगा। डनाकली डिप्रेशन अब और ज्यादा हॉटेस्ट जगह जगाने का मन करने लगा। तो एक है डनाकली डिप्रेशन, अगर आप गूगल करोगे तो बिल्कुल मार्स की तरह दिखता है। आप गूगल करके देखना। डनाकल डिप्रेशन वो दुनिया की सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। ओके। हाँ मैंने देखा था, तो जब वहीं पे आपने मैं जाना। डाला तो मैंने गूगल किया था। बहुत ही यूनिक जगह है। तो वहाँ जाना तो या बहुत सो डिफिकल्ट है ना? वो अफार रीजन में आता है और वहाँ पे सारे लोगों के पास गन है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे मोस्ट अनहॉस्पिटेबल प्लेस है। तो बाकी देखता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। काफी लोग जा चुके हैं तो मैं उनसे पूछ के जाऊंगा। मतलब चुन चुन के डिफिकल्ट जगह इस पे जाना होता है आपको, है ना? बेसिकली चैलेंज चाहिए ऐसा होता नहीं है, है। मैं कोल्डेस्ट प्लेस में गया तो मुझे लगा चलो हॉटेस्ट प्लेस पे चले जाते हैं। अच्छा सही अच्छा। बोल रहे हो यार। और पोलर ऑपोजिट्स देखो। अभी आपकी कितनी कंट्रीज बची हैं? कंट्रीज बची है की है। हाँ। कंट्रीज बची बची है। का मतलब बची है ऐसा तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बची हुई है। मैंने अभी तक कितना 30 कंट्रीज गया हूँ मैं बस। हाँ हाँ। अच्छा। और अभी आपने कितने टाइम से लाइक स्टेशनरी हो आप, मतलब कोविड की वजह से ज्यादा जा नहीं पाए कहीं पे? नहीं, कोविड से ज्यादा मुझे इफेक्ट हुआ नहीं। बस 6 महीने तक मैं कोविड के दौरान फंसा रहा था अजरबैजान में। उसके बाद इंडिया पहली में। फ्लाइट हम लेके निकल गया। हमारा भी वही है। कोविड जब लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था हम तभी निकल गए थे। वैन अपना लेके ना शुरू कर दिया था हमने सितंबर में। तो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अगस्त। लास्ट अगस्त में स्टार्ट किया था मैंने ट्रैवल। हाँ हमने भी अगस्त में शुरू किया था। और तब से हम लोग भी बाहर ही हैं, मतलब भटक रहे हैं पिछले 10 महीनों से अभी तक। तो अच्छा। और मैं तो ऐसी ऐसे चल ऐसे रही है कंट्री लाइफ। गया जहाँ पर कोविड को मानते ही नहीं, जैसे तंजानिया में। इनफैक्ट वहाँ पे मास्क बैन था। बैन। सही है। हाँ मास्क बैन बैन। था? अगर आप मास्क, हाँ मास्क मास्क बैन मत था। अगर आप पहनो। मास्क पहना तो फाइन। अगर अगर आप मास्क पहन के जा रहे हो तो फाइन है। अरे लॉजिक क्या था उनका? सही है कि वो यार। कोविड को नहीं मानते थे। उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था मागुफुली। उसने शुरू में टेस्ट अच्छा। किया एक आई थिंक आलू में, एक बिल्ली में, और वो पॉजिटिव आ गया। तो उसने कहा कि कोविड वगैरह कुछ नहीं है सीन, ये सब लोगों चाइना का कुछ चाल है वगैरह, जियो पॉलिटिक्स वगैरह लगा दिया। वो उन्होंने बोला ठीक है अब आलू से में। कोविड है ही नहीं। तो कंट्री को कोविड कोविड पे डिक्लेयर कर दिया। सही है। अरे वाह, सही ये है। स्ट्रैटेजी अच्छी है वैसे। मानो ही मत तो होगा ही नहीं। यूएस में भी हम गए और थे बहुत सारे शहर में। और हालांकि जिधर मैं आपको मानते नहीं बता थे दूं कोविड कि के बारे में। जिसने ये किया था उसकी आई थिंक 3 महीने पहले कोविड से ही डेथ हुई है। अरे भगवान। Oh God। फील बैड फॉर। कैसी होता है? सबसे पहले मूर्खों को ही जाते हैं। हम तो लोग मैं भी हम लोग मैं भी बहुत सारे कंट्री में अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा था। मुझे अफ्रीका में ही कोविड हुआ। हालांकि अफ्रीका में कोई मास्क नहीं लगाता। किसी भी कंट्री में चले जाओ, इथियोपिया, युगांडा या तो फिर तंजानिया में तो मास्क ही बैन था। सूडान, वहाँ पे कोई मास्क लगाता ही नहीं। जब अफ्रीका जाओगे तो वहाँ अच्छा पे लाइफ नॉर्मल है। अच्छा। मतलब वो मानते ही नहीं है तो नॉर्मल है, मतलब इसलिए। या लोग मर रहे हैं लेकिन कोई इसे देखने वाला नहीं। फ्लोरिडा, यहाँ पे अमेरिका में फ्लोरिडा का भी यही हाल था। वो मानते ही नहीं थे, बीच पे पार्टीज कर रहे हैं लोग आए दिन। बट उनका फ्लोरिडा। चल रहा है काम, पता नहीं कैसे चल रहा है, but उनका चल रहा है काम। तो यहाँ पे भी इस यूएस का साइड में भी अफ्रीका। हाँ, यूएस का। अफ्रीका है यस, फ्लोरिडा। अफ्रीका है ये, तंजानिया स्पेसिफिक। हाँ। भाई आप कभी मलावी गए हो? मलावी में बॉर्डर तक गया हूँ लेकिन नहीं जा पाया था मलावी के अंदर। उसमें बंद था जब मैं गया था। मेरे पेरेंट्स रहते हैं मलावी में अभी। मलावी अभी में। हम हाँ, हाँ। वाह, तो हम अच्छी लोग शायद कंट्री है। हमको छोटी कंट्री है ना काफी। बहुत छोटी सी कंट्री है। हाँ, हाँ, और एक लंबे स्ट्रेट मलावी में। लेक है उनके पास बस। हाँ मलावी लेक मलावी लेक घूमते रहते हैं हर एक हाँ वीकेंड। हाँ, वो वहीं जाते रहते हैं इसके मम्मी पापा हर पास में ही है वीकेंड। क्योंकि वो पतली सी कंट्री है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम लोग जाएंगे। आइडिया तो था कि वो ग्रेट माइग्रेशन के लिए जाएं, सितंबर तक चले जाएं, बट इतनी जल्दी जा नहीं पाएंगे, तो शायद दिवाली के लिए जाएं उनसे मिलने नवंबर सितंबर में मैं उस माइग्रेशन में था जब मैं तंजानिया में वो सेरेंगेटी में माइग्रेशन हुआ था। अरे बाप रे, Beautiful. कैसा था वो? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मैं ट्रैवल कर रहा था एक फ्रेंड के साथ, यूएस के फ्रेंड के साथ ही, और हम लोगों ने खुद की कार रेंट करके ड्राइव कर रहे थे कंट्री के अंदर। तो अच्छा, ये काफी सही एक्सपीरियंस था। और आपने वो देखा जो वाइल्ड बीस्ट को क्रॉस करते हैं, रिवर या नदी वगैरह क्रॉस देखा करते हैं। आपने? अरे हाँ, बाप हाँ। रे, जाना पड़ेगा वो तो इस जाना साल तो पड़ेगा। फिर। हाँ, देखेंगे और सब। क्योंकि अगले साल तो वापस इंडिया चले जाएंगे, हाँ, तो तो अक्टूबर फायदा उठाना पड़ेगा उनका घर का। तो अक्टूबर में हम भी कोशिश करते हैं फिर जाने की। अक्टूबर में सही रहेगा, वेदर भी काफी सही है। अक्टूबर में हो सके मेरा प्लान है किलिमंजारो जाने का, तो हो सके मैं भी अफ्रीका में आसपास रहूंगा तंजानिया में। अरे हम भी हाँ, प्लान कर सही रहे हैं है। किलिमंजारो, साथ में करते हैं। कोई नहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं काफी सालों से, तो थोड़ा पिछली साल मैं fitness गया level- था तो वेदर ऑलरेडी टाइम निकल गया, तो मैंने कहा ठीक है बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, अरे बट वही है ना, वहाँ पे 6,000 का परमिट है, कितने का परमिट है पता नहीं, बहुत पता महंगा नहीं यार। परमिट है। जो पूरा एक्सपेंस मैंने पता किया था अराउंड कम से कम $3,000 के आसपास का पड़ेगा। हाँ, वो गाइड्स के बिना आपको जाने नहीं देते गाइड्स के, पोर्टर्स पोर्टर्स या ले जाने पड़ते। और एक पोर्टर्स हफ्ता ले जाने, लगता है ना। हाँ, 1 हफ्ता लगता है। एक हफ्ता से लेके 5 डेज से लेके, क्योंकि अलग अलग रूट्स होते हैं वहाँ पे, तो 5 डेज से लेके 10 डेज के आसपास का ट्रैक होता है ये। तो आप ट्रेनिंग करोगे उसके लिए, या आपने ऑलरेडी हाई माउंटेन्स पे आपने क्लाइंबिंग किया हुआ है पहले? सबसे हाई ट्रेनिंग माउंटेन थोड़ी मोड़ी करनी हाँ। पड़ेगी, एक डेढ़ महीने पहले क्लाइंबिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, बट या और कितना हाईएस्ट कितने हाइट पे गए हो आप? कौन से माउंटेन पे आपने कभी क्लाइंब किया है? ऑफ कोर्स लद्दाख में वगैरह में गया हूँ मैं सबसे हाईएस्ट। मैंने कोई ट्रैक वगैरह नहीं किया है। अच्छा अच्छा, तो फिर डेफिनेटली किलिमंजारो के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग जितने गए हैं काफी फिटनेस वाले मैराथन रन टाइप्स गए हैं, उनको भी ऊपर जाके ना एल्टीट्यूड सिकनेस हुआ था, बीमार हो गए थे बेचारे। काफी ट्रेनिंग भी किया था हम लोगों ने, हाँ। ऑलमोस्ट लाइक 6 बहुत मंथ से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे उनकी थे। सर दर्द, उल्टी वगैरह सब हो गया था उनको तीसरे चौथे दिन से। या बट एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए इतना ट्रेनिंग नहीं कर सकते यार। वो होता है, कुछ लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग कम रिएक्ट करते हैं, बस थोड़ा स्टैमिना होना चाहिए। कार्तिक तो बिल्कुल वो तो है। एल्टीट्यूड हैंडल नहीं कर पाता, इसको चक्कर आने लगते हैं और मैं खड़े होकर फोटो ले रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो लोगों को मैंने आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा कि लोग समझ नहीं रहे कि कौन है, तो आप अपने बारे में बता दो पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हेलो हेलो हेलो, बहुत सारे लोग हैं। मैं हूँ स्मृति, सिम बोलते हैं लोग मुझे। ये मेरा हस्बैंड है कार्तिक, और ये हमारा डॉग है कुत्ता एवरेस्ट, लिटिल डॉग। ये एवरेस्ट है, और हम एक कपल है जो हम एक वैन में रहते हैं, वैन लाइफ का कपल है, और हम पिछले 10 महीने से फुल टाइम वैन में रह रहे हैं। और हमारी जो जर्नी है वो है कनाडा टू पैटागोनिया। तो अभी हमने 3 कंट्री क्रॉस कर लिए हैं, तीसरी कंट्री में अभी हम हैं मैक्सिको में, और नेक्स्ट कंट्री होगी ग्वाटेमाला, फिर निकरागुआ, कोस्टा रिका, सेंट्रल अमेरिका पूरा, और फिर अगले साल से साउथ अमेरिका शुरू कर देंगे। तो ये जर्नी हमें 2-3 साल की लगेगी, ये जर्नी लंबी जर्नी है। और ये हमारा छोटा सा घर है, अभी वैन टूर में दिखाती हूँ आपको दिखाना था मुझे। तो इसी में रहते हैं, इसी में काम करते हैं, और यहीं पे खाना बनता है, यही सब कुछ है, हमारी छोटा सा घर है हमारा। तो आपने स्टार्ट अलास्का से क्यों नहीं किया, अलास्का से लेकर अंटार्कटिका तक? क्योंकि मेरा भी एक प्लान है अलास्का से अंटार्कटिका। हाँ, वो ओरिजिनल रूट तो वही था, पैन अमेरिकन हाईवे, अलास्का टू पैटागोनिया, मगर बॉर्डर क्लोजर था, अमेरिका नहीं जा सकते थे। इनफैक्ट अभी भी जो हम अमेरिका आए हैं ना, वो हम जुगाड़ करके आए हैं। हमने अपनी कैंपर वैन को शिप किया एक कंपनी, लाइक क्या कौन सी कंपनी होती है, लाइक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट कंपनी से शिप करवाया, और फिर हम फ्लाई करके आए थे, बिकॉज़ फ्लाइंग अलाउड थी अमेरिका में, बट रोड से अभी नहीं भी जा बॉर्डर सकते। बंद है, और अभी भी कनाडा का। हाँ, एक साल से ऊपर हो गया, तो बॉर्डर बंद था, अच्छा। तो हमें यूएस घुसने के लिए करना पड़ा। फिर अलास्का के लिए ऑप्शन नहीं था ये, तो फिर हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि अलास्का का लाइक और भी मुश्किल था। लाइक अलास्का में बस अलास्कन रेजिडेंट्स को अंदर छोड़ रहे थे, हाँ, और लोग और किसी को नहीं जाने थे, अमेरिकन ट्रैवलर्स को भी नहीं छोड़ रहे थे उस टाइम, इसलिए। या मुझे, क्योंकि मेरे फ्रेंड के साथ इस साल एक ट्रैवल का प्लान था कि अलास्का से लेके ट्रैवल करें यूएस वगैरह, क्योंकि यूएस का उसके पास एक कैंपर वैन है। तो अच्छा, आपकी कार कहाँ से है? कनाडा से, यूएस से? कनाडा से, टोरंटो से। कनाडा से। हाँ हाँ, तो आई आप थिंक राजा भी यहाँ पे। क्वेश्चंस आ रहे हैं धड़ाधड़, बहुत सारे, मैं कमेंट्स देख भी नहीं पा रहा था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन आए। फंड, हाउ यू फंड? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
ये तो हम एड्रेस कर ही देते हैं आपको। पहले ही कर दो एड्रेस। हाँ तो जो क्योंकि सबसे पहले सवाल तो फंड का ही आता है इंडिया में। सबसे पहले यार पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, कर कैसे रहे हो? रियलिस्टिक क्वेश्चन है। रियलिस्टिक तो है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता ना कि आप इतना अच्छा लाइफ जी रहे हो तो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो पहली बात जो लोग पूछते हैं कि आप लोग बहुत करोड़पति खानदान से हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, अपना एजुकेशन लोन वगैरह लेके शिफ्ट हुए थे कनाडा, और जॉब वॉब किया है लाइफ में, जितना मेहनत करनी चाहिए की है। और अगर अभी जिन लोगों को लगता है हमारी नौकरी नहीं, हम अभी भी नौकरी कर रहे हैं। कार्तिक आईटी में काम करता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ, और रिमोट काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, अभी से नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने अपना रिमोट काम ऐसे डिजाइन किया कि हमें लोग हमारी जो कंपनी है ज्यादा तंग नहीं करती है। हम जो भी काम सबमिट कर देते हैं उससे वो खुश हो जाते हैं। फ्रीलांसर मॉडल हो गया, फ्रीलांस मॉडल हो गया है। तो कंपनी सेम है, एक ही कंपनी है, बट फ्रीलांस टाइप में चल रहा है। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, सुबह थोड़े घंटे काम कर लो, शाम को सनसेट देख लो, जिस सिटी में रुके हो वहां चले जाओ, फोटोग्राफी कर लो। तो ऐसे मैनेज हो रहा है। और फोटो खींच के पैसे अभी नहीं कमा रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहा हूँ कि ऑन बजट कितना खर्च आ जाता है उस ट्रिप को करने में एज ए कैंपर? हाँ, सो यहाँ मेक्सिको तो सस्ता हो गया। मेक्सिको सस्ता है, मगर यूएस और कनाडा में लाइक आई वुड से अराउंड $1,000 पर पर्सन पर मंथ में कर सकते हो आप आराम से। और ये इंक्लूड करता है, हाँ, और ये इंक्लूड करता है खाना। और मैं एवरेस्ट का भी खाना जोड़ रहा हूँ, तो और भी कम हो सकता है अगर आप, हमारा तो कुत्ते का भी कुत्ता नहीं है तो खाना पीना, गैस, पेट्रोल, सब कुछ, पार्क फीस, सब कुछ, अकोमोडेशन कभी कभी ले लिया, वेदर अच्छा नहीं है तो वैन में नहीं रह सकते हो तो अकोमोडेशन ले लिया, ये सब कुछ इंक्लूड करके बाहर कभी खाना, ऐसे $1,000 या। पर मेक्सिको में अभी और सस्ता हो गया है। मेक्सिको में $1,500 में मैक्सिमम सब कुछ निपट जाता है। और अभी हम मेनलैंड मेक्सिको जाएंगे तो और भी सस्ता हो जाएगा, बिकॉज जहाँ बाहा में है ना, थोड़ा टूरिस्ट ही है, अमेरिकन आ जाते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो काफी महंगा है। मेनलैंड मेक्सिको और भी सस्ता है। तो $1,200 के आसपास तक हम कोशिश कर रहे हैं मंथली खर्चा हो जाए हमारा, सब कुछ मिला के। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमेंट कर रहे हैं, वैन लाइफ इज नॉट इजी दैट एक्चुअली सीम्स। तो आपको लगता है वैन लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है नॉर्मल ट्रैवल से? क्योंकि उसमें आपको सारे के, या बताएं। अगर आप होटल में रह रहे हैं और फ्लाइट से ट्रैवल करें, ऑफ कोर्स उससे तो डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें रोज प्लान करना पड़ता है, कहाँ पार्क करेंगे, कहाँ पे सेफ होगा, कहाँ पे सोएंगे, कहाँ पे इंटरनेट मिलेगा काम करने के लिए, पानी कहाँ से फिल करेंगे। तो आपको वो डेली के जो डिसीजंस होते हैं वो आपको रेगुलर ट्रैवल में नहीं लेने पड़ते हैं। आपका होटल सब कुछ टेक केयर कर लेता है, और आपकी फ्लाइट सब कुछ टेक केयर कर लेती है। तो ऑफ कोर्स मेहनत ज्यादा लगती है वैन लाइफ में, डेफिनेटली। And we're always scared of like stuff being stolen. हाँ, so we're always carrying backpacks. कार्तिक को हमेशा डर भी लगता है कि सामान चोरी ना हो जाए, तो हम जहाँ भी जाते हैं हम 2 बैकपैक्स लेके जाते हैं। एक बैकपैक में सारे लैपटॉप होते हैं, एक बैक में सारा कैमरा गियर होता है। तो थोड़ा इतना स्ट्रेस फ्री है नहीं जितना लगता है फोटोज में। क्योंकि अभी वैन लाइफ इंडिया में काफी न्यू है, और इंडिया में मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो कि इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, खास करके मैं तजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया में था, वहाँ पे काफी वैन लाइफ पॉपुलर थी। मैंने काफी ट्रैवलर से मिला हूँ जो कि स्विट्जरलैंड से थे, उन्होंने इनफैक्ट स्विट्जरलैंड की कार लेके आई थी सेंट्रल एशिया तक वाया रशिया वगैरह। तो उस तरफ एरिया में काफी वैन लाइफ पॉपुलर था, बट इंडिया में उतना पॉपुलर अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, इंडिया में पता है क्या है, कुछ लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं। कुछ आर्मी वेटरन्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, और उन्हें कोई इंस्टाग्राम की फेम की जरूरत नहीं, वो अपने में कर रहे हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं। बट कुछ लोगों ने अभी 3-4 साल में शुरू किया है, और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स उनको सॉल्व करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहला चीज होता है कि आप रजिस्टर ही नहीं करा सकते। अगर आप वैन में कुछ ऐसे रिक्रिएशनल व्हीकल आप रजिस्टर नहीं करा सकते हो, तो वो क्या होता है इंडिया में, आरटीओ ऑफिस होता है, आरटीओ होता है ना इंडिया में, आरटीओ, या हाँ, तो उसमें बहुत झंझट निकलता है। तो एक बंदा है प्रतीक, जिससे मैं बात करती, बोल रहा था 2 साल तो उसको कार रजिस्टर कराने में लग गए। तो फिर आप इंटर स्टेट ट्रैवल करो तो हर स्टेट का अलग लॉ होता है, तो आपको हर स्टेट पे टोल पे बहुत चिक होती है, तो इतना स्मूथ नहीं है। और रात में सेफ कहाँ है, पार्क कहाँ करो, आपके जो ग्रे वाटर टैंक है जहाँ पे आप गंदा पानी कलेक्ट करते हो वो कहाँ डिस्पोज करो, वो सब इकोसिस्टम फैसिलिटी है नहीं अभी, इसलिए टाइम लग रहा है। वरना तो बहुत लोग हैं जो उत्सुक बैठे हैं स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के कमेंट्स हैं कि आप वैन का भी एक बार दिखा दो। वैन अब पहली बार दिखा रहे हैं, हमने ऐसे दिखाई नहीं है, बट पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जो ये वैन है 44 ईयर ओल्ड है, और
हमने खुद एक एक चीज अपने हाथों से बनाई है। कारपेंटर भी हम थे, प्लम्बर भी हम थे, इलेक्ट्रिशियन भी हम थे। तो हम दोनों ने विंटेज वैन, मैकेनिक भी हम थे। जब हम लाए थे वैन, उसमें ब्रेक्स नहीं चालू थे, इंजन खराब था और ऑयल लीक था सब जगह। हमने टो किया था घर, बस हमें पसंद था कि लाइक हाउ इट लुक्स। तो 2 साल लगा उसको बनाने में बेसिकली। तो इसे जज मत करना, परफेक्ट वैन नहीं है जो आपको इंस्टाग्राम में अभी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है, बट दिखाते हैं, शुरू से दिखाते हैं। कितने साल लगे बनाने में? बाहर से देखो फ्लिप कैसे होता है। 2 साल। डबल टैप। डबल टैप। अच्छा नहीं हुआ? हो गया। अच्छा बाहर से दिखाते हैं पहले। तो ये स्प्रिंटर वैन नहीं है, ये है डॉज ट्रेड्समैन है। जो डॉज ने सबसे पहली कैंपर वैन्स लॉन्च की थी आज से 50 साल पहले, वो यही वैन्स थी। स्प्रिंटर विंटर नहीं चलते थे तब। तो ये हमारी प्यारी सी ब्राउन वैन है। और इसमें हमने लिफ्ट कराई है अभी मेक्सिको आने से पहले ना, 5 इंच लिफ्ट कराया था, बिकॉज हम बहुत बीचेस में जा रहे थे तो क्लियरेंस चाहिए था। और पीछे से शुरू करते हैं। तो ये हमारा गार्बेज बैग है, हम बाहर रखते हैं जिससे अंदर मक्खी वक्खी ना आए। इसमें हम पूरा गार्बेज रखते हैं, एवरेस्ट के टॉय वगैरह रख देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा गंदा है, बट ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो ये बैटरी है जो पूरा सिस्टम पावर करती है। वो क्या है पीछे करते हैं, सोलर चार्जर। ये पूरा हमारा कैंपिंग सेटअप है। खोलना। इसमें हमारी कैंपिंग चेयर्स, चटाई, और जो हम बाहर बेसिकली हम बाहर सेटअप करते हैं तो इसकी टेबल्स, पोर्टेबल टॉयलेट सीट है। और ये हमारा वाटर टैंक है, इसमें 20 गैलन पानी आता है जो हमें 1 हफ्ते चल जाता है। और ये हम यहाँ से फिल कर देते हैं और हर हफ्ते इसको भरना पड़ता है। तो इसमें 20 गैलन है, 20 गैलन होता है शायद 70-80 लीटर। तो उससे हमारा 1 हफ्ते का काम। ये हमारा छोटा गराज है बेसिकली। और अब जाते हैं अंदर। अंदर है एवरेस्ट। ये हमारा एवरेस्ट है छोटू। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, ये पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इससे पता ये यहाँ पे सारा चार्जिंग वार्जिंग होता है, यूएसबी पोर्ट्स, पता लग जाता है कितना सोलर आ रहा है अंदर, कितनी सोलर आ रही है, परसेंटेज काफी पूरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी 100% सोलर है। तो पूरा ट्रैक रखना पड़ता है कितनी सोलर है, कितनी लाइट आ रही है, कितना बैटरी बचा है। जैसे अभी बैटरी कम है तो हमने फ्रिज ऑफ कर दिया है, बिकॉज हमारा बैटरी बहुत कम हो गया है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रहा था तो हमने फ्रिज ऑफ रखा है। तो अगर आप घुसते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रिज मिलेगा। सबसे महंगी चीज़ यही है, बिकॉज 12 वोल्ट का फ्रिज नहीं मिलता है। तो ये फ्रिज है, इसमें हमारा खाना वाना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। और ये वाटर बॉटल्स लेनी पड़ती है मेक्सिको में, बिकॉज यहाँ पे टैप वाटर ड्रिंकेबल नहीं है। तो हम ये वाटर बॉटल लेके चलते हैं। और ये है घर, बेसिकली जो है वो यही है। अब ये हमारा टेबल है, वर्किंग टेबल। हाँ, ये टेबल है, ये रोटेट होता है। इसमें हम इसको रोटेट करके बीच में कर लेते हैं। और इसकी हाइट ऊपर नीचे हो जाती है तो हम काम वाम करने में दोनों शेयर कर लेते हैं। मैं इधर बैठती हूँ, कार्तिक इधर बैठता है। पहले लाइट, ये सबसे अच्छी चीज़ है, हमारी स्काई लाइट है तो अंदर पूरी रोशनी आ जाती है एकदम से। ठीक है। तो ये हमारा जो सोफा ऐसे है कि ये नीचे स्लाइडर है, यहाँ पे ये स्लाइडर है, ये बाहर निकलता है पूरा ऐसे। और ये पूरा बीच का एरिया कवर हो जाता है। ये कुशन, और ये बीच के जो कुशन है बीच में आ जाते हैं, पूरा एक बड़ा बेड बन जाता है 3 लोगों के लिए। हाँ। और इन टर्म्स ऑफ कपड़े, ये हमारा क्लोजेट, मेरा क्लोजेट है। ये कार्तिक का क्लोजेट है। ज्यादा कपड़े रख नहीं सकते हो तुम, तो गिने चुने कपड़ों में कम चलाना पड़ता है। ये ड्राई कप, खाने का सामान, ये थोड़ा कंफर्टर। यहाँ पे सारे तकिए, ब्लैंकेट रखते हैं। ये फ्रंट एरिया है, पुराना विंटेज है, सारे बटन्स पुराने कार टाइप हैं इसमें। कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सब मैनुअल है इसमें। तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक है नहीं इस कार में। और बाकी ये हमारा सिंक है। मैंने सिंक बड़ा बनाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं यहाँ पे और हम कुकिंग बहुत करते हैं। तो ये सिंक है, इसमें ये टैप है, इसमें पानी आता है। और इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं तो टेबल की तरह यूज भी हो जाता है ये एरिया। 2 in 1 है। ये एक और टेबल है, एक ये टेबल यहाँ से साइड में फ्लिप हो जाता है तो खाने बनाने के लिए जगह बढ़ जाता है। स्टोव यहाँ रख दो, काट वाट यहाँ पर लो, कटिंग वटिंग यहाँ पे कर लो तो थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ना हमने यहाँ पे बिल्कुल ऊपर यहाँ पे फैन दिया, भी गंदा है फैन, बट ये एग्जॉस्ट इनटेक और आउटटेक दोनों करता है ये एक फैन। तो जब मैं जैसे तड़का वड़का लगता है ना वैन में तो सीधा स्मोक ऊपर चला जाता है
और क्या कहते हैं, मतलब अंदर नहीं रहता है स्मोक, छोटी सी जगह, तो इसलिए हमने डिजाइन बिल्कुल बीच में रखा फैन का कि सारा स्मोक बाहर चला जाए। बाकी नीचे हम हमारा ग्रे वाटर टैंक है, इसमें सारा गंदा पानी जाता है। ये पोर्टेबल स्टोव है, नहाने वहाने का सामान यहाँ नीचे रहता है। ये मेरा सारा पैंट्री है, जितने बर्तन है बस इतने ही बर्तन है। एक प्रेशर कुकर है, 2 पॉट्स हैं, कॉफ़ी मेकर, टी मेकर, ज़्यादा बर्तन है नहीं, इसी में सब बन जाता है। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस लगता है कम सामान का, बट हो जाता है। और ये अटक गया। नीचे थोड़ा और खाने का सामान, स्पाइसेस वगैरह, घी वगैरह सब। और हाँ ये हाँ। और बाकी अब लोग पूछेंगे कि आपका, यहाँ बैठे अंदर, सॉरी 1 सेकेंड। बाकी अब लोग पूछेंगे कि आपका टॉयलेट और वॉशरूम और बाथरूम कहाँ है। तो हमारा, हाँ, और ये एक और चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी वैन में क्या है, आप इसमें खड़े हो सकते हैं पूरा। मतलब कार्तिक 6 फुट का है, तो इसमें खड़ा हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप पूरे दिन झुक के नहीं बैठना पड़ता ना, तो अच्छा, हाँ, स्पेशियस रहता है। और बाकी अभी लोग पूछेंगे कि वॉशरूम कहाँ है, तो हमने टॉयलेट अंदर लगाया नहीं है, पोर्टेबल टॉयलेट ही रखा है। कुछ छोटे स्पेस में ना मुझे अजीब लग रहा था कि बेड के पास ही टॉयलेट हो, किचन के पास ही टॉयलेट हो, तो मैंने उसको पोर्टेबल रखा है। उसको बाहर ही रखते हैं हम, तो उसको निकाल के हमारे पास पॉपअप टेंट है, उसको खड़ा कर देते हैं, उसी में शावर और टॉयलेट का उसी में हो जाता है। तो ऐसे चलता है काम, ज्यादा कुछ फैंसी है नहीं, बट सब कुछ हमने अपने हाथों से बनाया, तो बहुत प्राउड है। एक एक चीज काटी हमने, जोड़ी हमने, तो और रियलिस्टिकली इतना ही चाहिए होता है, ये ज्यादा चाहिए नहीं। रियलिस्टिक, दिस इज ऑल यू नीड। अगर इंटरनेट पे आपको दिख जाएंगी बहुत फैंसी फैंसी वैन, और लोग उससे ना डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे करेंगे, शुरू करें ना करें। बट हमें तो इतने सारे वैन लाइफर मिले ना शुभम, जो सिर्फ गद्दा डाल के एक छोटा सा स्टोव लेके महीनों से ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे मेरा भी खुद लोग एक फ्रेंड, उसने पूरे यूएस में ट्रैवल किया था 8 महीने तक, और सिर्फ एक बेड में गद्दा डाल के पीछे पीछे ही सो जाता था वो। तो हाँ। मुझे उस समय काफी इंस्पायर मिली थी कि मैं भी कैसा कुछ करूंगा। फिर मैं अफ्रीका गया, तो मैं पिछली बार युगांडा में मैं एक कपल से मिला, जर्मन कपल से, जो कि ट्रैवल कर रहे थे साउथ अफ्रीका से लेके कैप टाउन से कायरो। अरे बाप रे, तो ड्रीम है हमारा। हाँ, लेकिन उसने एक, मैं आपको अगर चाहूँ तो मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ उनसे, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि वहाँ पे काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है। ट्रैवल बॉर्डर क्रॉस करने में उनको कभी कभी 8-9 घंटे लग जाते हैं ट्रैवल बॉर्डर क्रॉस करने में, हालांकि उनकी कार साउथ अफ्रीका की है। अच्छा, फिर भी तो यहाँ पे हमें ना सेंट्रल अमेरिका में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अगर आपके पास अमेरिकन टूरिस्ट वीजा है ना, तो सारी सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज में आपको इजीली बॉर्डर पे क्रॉसिंग हो जाता है, और गाड़ी में भी प्रॉब्लम नहीं देते, छोटा सा डॉक्यूमेंट वर्क होता है। बट साउथ अमेरिका में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पेपर वर्क। साउथ अमेरिका में कुत्ते का, हमारे डॉग का भी पेपर वर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं। जब आप कोलंबिया में घुसते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, वैक्सीनेशन तो रिकॉर्ड्स, काफी सारा पेपर वर्क करना पड़ता है साउथ अमेरिका में। तो अगली 4-5 कंट्रीज तो चल जाएंगी आराम से, उसके बाद थोड़ा चिक चिक शुरू होगा। आई थिंक कोस्टा रिका तक, तो पनामा तक ठीक होगा सब। पनामा तक ठीक होगा, फिर कोलंबिया। हाँ। तो पनामा से जो कोलंबिया क्या बोट लोगे? हाँ, वो शिपिंग कंटेनर में घुसा के वैन, उसको शिप करना पड़ता है। एक हफ्ता लगता है, 3 हफ्ता लगता है, कुछ टाइम का आइडिया नहीं, 2-3 हफ्ता लगता है शायद। और हम फ्लाइट ले लेंगे कोलंबिया में, और आई गेस घर ले लेंगे 2-3 हफ्ते के 2-3 हफ्ते के लिए वहाँ फिर कोलंबिया में जाके रेंट कर लेंगे, जब तक वैन आएगा तब तक वेट कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, काफी सही प्लान है। हालांकि मेरा भी आने का प्लान है, बाकी देखो आपसे जल्दी मुलाकात होगी रोड पे ही। हाँ, आप बिल्कुल आइए, अगर किलिमंजारो का होता है तो ठीक है, बाकी अफ्रीका को तो हम प्लान बना ही रहे हैं, तो 100% आएंगे डेफिनेटली। ओके, लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेंगे अगर किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को कुछ पूछना है। लोग पूछ रहे हैं वीजा के बारे में, कि वीजा के बारे में उन्होंने बता रखा है। हाँ, हमारे पास अमेरिकन टूरिस्ट वीजा है, तो सेंट्रल अमेरिका सारी कंट्रीज में आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है आपके अमेरिकन टूरिस्ट वीजा से, और 10 साल का वीजा है हमारे पास, तो वहां तक तो ठीक है। फिर कोलंबिया और में अलग से आपको वीजा लगाना पड़ता है साउथ अमेरिका में। कोलंबिया का वीजा क्या है? मेरे हिसाब से यूएस टूरिस्ट वीजा पे अलाउड है, जितना मुझे पता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, बट मुझे मैं गया नहीं, मैंने काफी रिसर्च कर रखी है ये सब चीजों के ऊपर। हाँ, हो सकता है, खास करके। हाँ ऑफ कोर्स, तो हो सकता है, बट शायद 2-3 कंट्रीज है साउथ अमेरिका में जो अमेरिकन वीजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 2-3 कंट्रीज हैं, ब्राजील है,
ब्राजील, हाँ ब्राजील। टोटल कॉस्ट, वैन का टोटल कॉस्ट, वैन बनाने में हमारा टोटल कॉस्ट आया था, अभी पूरा कैलकुलेट नहीं किया अभी भी हमने, डर जाते हैं जब भी कैलकुलेट करते हैं, 7 लाख के आसपास का खर्चा था। वाह, काफी सस्ते में था, क्योंकि मुझे याद है वो साउथ अफ्रीकन कपल से, जो जर्मन कपल से जो मिला था, उसने बताया था उसके जो खर्चे आए थे अराउंड 40 लाख के आसपास आए थे। हाँ 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 हाँ, तो बहुत खर्चा कर सकते हैं उसमें। इसमें आप बहुत खर्चा, हमने जो पैसे ना उसमें बचा लिए, बिकॉज हमारी तो 44 ईयर ओल्ड वैन है, तो हमें अपफ्रंट हमको ये वैन मिल गई थी, कितने की मिल गई थी, $1500 की वैन मिल गई थी हमको ये। 1 लाख रुपए की वैन मिल गई थी। वाह। हाँ, 1 लाख रुपए की हमको वैन मिल गई थी। उसके बाद हमने और खर्चा किया ट्रांसफॉर्मर चेंज करने में, ट्रांसमिशन चेंज करने में, और बाकी सब में खर्चा किए। बट वैन में कॉस्ट काफी लोगों की निकल जाती है, 20,000 30,000 का खर्चा, $30,000 का खर्चा अपफ्रंट एक अच्छी वैन में आ जाता, तो हमने वो कॉस्ट हटा दी थी, उससे हमारा खर्चा काफी बच गया। काफी लोग पूछ रहे हैं सस्ता होता है, इनकम सोर्स क्या है। तो एक्चुअली ये मैं वीडियो जब खत्म करूंगा तो मैं इसको अपने स्टोरीज पे डाल दूंगा, उससे आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कि इनका सोर्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं उसको बार बार नहीं पूछना चाहूंगा एक ही सवाल। यूट्यूब चैनल नेम प्लीज, यही है जो हमारा इंस्टाग्राम है, वो यूट्यूब है, ब्राउन वैन लाइफ करके है, द ब्राउन वैन लाइफ। अभी शुरू किया है तो ज्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, 5 वीडियोस हैं शायद, 6-7 वीडियो। पहले पुराना चैनल था, हैक हो गया था, तो अभी फिर दोबारा शुरू किया। मैं डिमोटिवेट हो गया था जब हैक हो गया था कि अरे छोड़ो। कितने सब्सक्राइबर्स थे उसमें जब आपका चैनल हैक हुआ था? 8,000 थे, ज्यादा थे नहीं, बट फिर भी वो 8,000 में बहुत टाइम लग गया था हमें पहुंचने में। 8,000 फिर भी तो आपको यूट्यूब को कांटेक्ट करना चाहिए था, आराम से मिल जाता। किया था उन्होंने, 1 महीने तक कुछ हुआ नहीं, फिर हम फेड अप हो गए, हमने नया शुरू कर दिया। क्योंकि एज पर मी नो हमारे पास डायरेक्टली यूट्यूब से कांटेक्ट सपोर्ट रहता है, तो अगर आप मुझे कुछ ऐसा हो तो नेक्स्ट टाइम बता देना, क्योंकि अगर दोबारा हैक होगा तो बता देंगे। आई होप इस बार ना हो, सब कुछ पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखा है इस बार, बट पता नहीं कैसे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, आप वो भी ट्राई कर लेना। हाँ, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कराया है हाँ, इस बार सब ढंग से किया है, तो इस बार शायद नहीं होगा, पता नहीं कैसे लोग हैं, बट ठीक है। वैन के डॉक्यूमेंटेशन बहुत हार्ड होते होंगे, व्हाट अबाउट अप्रूवल? हाँ, हमारे वैन के डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन इंडिया में बहुत हार्ड होते हैं, आपको रजिस्टर कराने में बहुत मेहनत लगेगी। व्हाट्स योर इनकम सोर्स में ऑलरेडी वीडियो में भाई बता रखा है इन लोगों ने, तो जब अब मैं खत्म करूंगा तो आप लाइव देख लेना ये वाला। कुछ लोग पूछ रहे थे सेफ कैसे रहते हैं, तो मैं वो बता देती हूँ, बहुत लड़कियां पूछ रही हैं स्पेशली। सेफ्टी के लिए क्या है, एक तो हम लोग कभी भी कुछ रिस्क नहीं लेते, हम शुभम जैसे रिस्क की जगह पे नहीं जाते हैं। मम्मी पापा बिल्कुल हमको अलाउ नहीं करेंगे, और वैसे भी हम साथ में दो तो हम लोग नहीं रिस्क लेते हैं। कोई भी जहाँ पे लोगों से पता चल जाता है अनसेफ जगह है, जैसे मेक्सिको में लोग हमें बोलते हैं रात में नहीं चलाना है, तो हम सनसेट के बाद कभी नहीं चलाते हैं, और रिस्क इतना कुछ लेते नहीं है अनसेफ जगह में। और एवरेस्ट शक्ल से बहुत सीधा साधा कुत्ता है, बट बहुत जोर की भौंकता है, कोई दूर से भी रात में अगर हमारी गाड़ी की तरफ चल के आ रहा होता है ना, उसको आहट भी आ जाती है, इतने जोर से भौंकता है कि हम सब उठ जाते हैं। तो एवरेस्ट सबसे अच्छा अलार्म सिस्टम है, और बाकी थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ता है, आप कभी भी ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहां से हम दूर ही रहते हैं। तो ऐसे 10 महीने तक अभी तक कुछ ऐसा रिस्क हुआ नहीं है हमारे साथ। मेरे साथ खुद नहीं हुआ है, मैं ऐसे जगह जाता हूँ फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लास्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी अफगानिस्तान में, बट वो दूसरा कहानी था। मेरे साथ एक बंदा ट्रेवल कर रहा था जो कि यूएस से था, और डर से वो कभी नहीं बोलता था कि यूएस से, हमेशा बोलता था कनाडा से। अच्छा। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो पूछा कहाँ से, वो बोलता है कनाडा का पासपोर्ट देखा, और क्या लाइन उसने बोला था, बोलता है आई हैव नेवर हर्ड ऑफ कंट्री कॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा। अरे बाप रे, कैनेडिया यहाँ पे ना, इनफैक्ट मेक्सिको में भी ये हाल है, जो बहुत सारे अमेरिकन हैं उनसे कोई पूछता है तुम कहाँ से हो, तो कनाडा से, कुछ कनाडा का इमेज अच्छा है और फ्रेंडली लोग बोलते हैं कि कनाडा के लोग फ्रेंडली है, तो फटाक से बोल देते हैं कि हम कनाडा से, कोई उनको तंग नहीं करता फिर। तो कनाडा का बहुत एडवांटेज लेते हैं लोग, ये बहुत तो करते हैं, ये तो फायदा है। तो आप जैसे, आप तो वैसे काफी यूनिक और आई वुड से काइंड ऑफ रिस्की जगह पे आप जाते हो, तो आप अपना गट फीलिंग फॉलो करते हो, कैसी कोशिश, लाइक अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ नहीं जाऊंगा मैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ, है ना? हाँ, बस वो गट फीलिंग पे ही मैं बिलीव करता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है वगैरह। ये लाइव हमारा भी वैसा ही है। मुझे लगा ये लाइव मेरी, क्योंकि मैं इसे डाल नहीं सकता।
मुझे लगा अपनी स्टोरी में डाल देना, क्योंकि काफी लोगों का सवाल होगा फिर। हाँ मैं अपनी में डाल दूंगी, कोई नहीं। हाँ मैं तो हमारे चैनल पे मैं डाल दूंगी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेक्सिको इज वेरी डेंजरस प्लेस। नहीं भाई, मेक्सिको का फालतू में नाम बदनाम है, इतनी डेंजरस है नहीं। 2 स्टेट्स हैं, सोनोरा सिनालोआ और एक चिहुआहुआ ऊपर नॉर्थ साइड में, वो थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप रात में नहीं चला रहे हैं तो लोग बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग हैं। और वो एक आध गोरे लोग जाके बदनाम कर देते हैं, थोड़ा सा भी उनको डेंजर आता है तो उसको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। मेक्सिको इतना अनसेफ है नहीं, अभी तक हमको बहुत अच्छे लोग मिले हैं यहाँ पे। Which type of area you prefer to stay at night? लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो यूएस और कनाडा में ना पब्लिक लैंड्स होते हैं जहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं 1-1 महीने तक, और वो एक हम ऐप यूज करते हैं iOverlander, उस पे लिस्टेड होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे रिमोट एरियाज में रुक रहे थे, और स्पेशली हमारा जर्नी कोविड में शुरू हुआ था, तो हम सिटीज से बहुत दूर रहते थे, रिमोट एरियाज में रहते थे, लोगों से दूर रहते थे सेफ रहने के लिए। तो यूएस और कनाडा में तो वैसे मैनेज किया। मेक्सिको में ऐसे पब्लिक लैंड है नहीं और रिस्की हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कैंप ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, या इसी ऐप पे जहाँ पे बहुत सारे वैन लाइफर्स कमेंट कर देते हैं कि हम यहाँ पे रुके थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, रिसेंट जहाँ पे रिव्यूज होते हैं वो हम उस ऐप पे जाके, iOverlander नाम है ऐप का, उससे देख लेते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। कैंप ग्राउंड्स में भी रुकते हैं। मेक्सिको में थोड़ा डिफरेंट हो गया अभी। ओके। अरे भाई के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। ब्रेव गर्ल, मेरे हस्बैंड भी है साथ में, अकेली नहीं हूँ मैं, जिनको लग रहा है उनकी काम शुरू हो गया तो इसलिए वो भी चले गए हैं। लोग पूछते हैं ड्रग हाउस या नार्कोस में जो दिखाते हैं मेक्सिको में, वो क्या सही है? वो एक टाइम पे सही था, और कुछ रीजन्स में अभी भी सही है, कुछ रीजन्स पे अभी भी बहुत ज्यादा क्राइम है। वहां तो हमने छुआ ही नहीं है, वो स्टेट्स को हम जा ही नहीं रहे, उतना रिस्क ले ही नहीं। बट इतना नहीं है कि इतना ब्रूटल नहीं है, बट अभी भी पुलिस के साथ उन लोगों की बनती नहीं है, तो आए दिन पुलिस और कार्टेल्स का लड़ाई होता रहता है यहाँ पे। इंडियन कैरावान से कौन कौन से कंट्रीज घूम सकते हैं? लाइक इंडियन लाइसेंस से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। मुझे याद है कि इंडिया से एक बस स्टार्ट हुई थी, इंडिया से लंदन के लिए। हाँ, क्या हुआ उस बस का? शुरू हुई वो? आर्टिकल तो बहुत है उसके। पैसे बहुत महंगे, 8 लाख रुपए ले रहे हैं वो। हाँ, मेरे पापा ने भेजा, बोलते बेटा पैसे हैं मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा 8 लाख इतनी महंगी बस? मैंने कहा पापा मैं आपका टूर बुक कर दूंगी, आप फ्लाइट से चले जाना। हाँ, अरे क्या है, विजिट प्योर्टो एस्केंड्रा एंड कैनकुन। नहीं, कैनकुन नहीं जाएंगे, बहुत टूरिस्ट है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़का है, तो हम टूरिस्ट जगह से तो माइल्स अवे रहते हैं, जाते ही नहीं है। अभी फिलहाल आप मेक्सिको में हो, तो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, लोकल लैंग्वेज? क्योंकि अभी तो पूरे सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में तो पूरी स्पेनिश बोली जाएगी। पूरा जगह स्पेनिश है सिवाय ब्राजील में पोर्चुगीज बोलते हैं, पोर्तुगीज बोलते हैं। हाँ, तो अभी क्लासेस शुरू किए हैं पिछले हफ्ते से। 15 लाख ले रहे हैं, अरे बाप रे। हम कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा घर फरीदाबाद में है। फरीदाबाद? कार्तिक, हाँ फरीदाबाद। शुभम आप कहाँ से हो? बिहार से। अच्छा, तो मेरे वैसे बिलोंगिंग यूपी से है, और कार्तिक चेन्नई से है। इसीलिए अगर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा चैनल इंग्लिश में क्यों है, मैंने कहा मेरे भाई कार्तिक को हिंदी नहीं आती है, मेरे ससुराल वालों को हिंदी नहीं आती है, तो अगर मैं हिंदी में बना दूंगी तो आधी मेरी फैमिली को मेरा चैनल समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी स्विच करनी पड़ती है। ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदी हम बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट उसको बेचारे को हिंदी नहीं आती। अभी इसने जितना बोला है मुझे पता है कितना उसको डर लगता है हिंदी बोलने में। When you decide कि चल अब वर्ल्ड टूर करते हैं? अभी तो सिर्फ पैटागोनिया तक पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड टूर उसके बाद होगा, जब हम शिप करेंगे एशिया। अच्छा। एशिया के यूरोप में शिप नहीं आपके लिए? आधा वर्ल्ड टूर है, आधा वर्ल्ड टूर, हाँ कह सकते हैं आधा टूर है। दो पूरे कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर रहे हो पूरी तरह से, तो वर्ल्ड टूर काइंड ऑफ हो ही क्या? हाँ एक्चुअली हाँ वर्ल्ड टूर ही है, सोचने वाली बात है। हाँ, बट हमने डिसाइड किया था काफी साल पहले, बट जब 2018 में हमने वैन ले ली ना, तब सब कुछ लाइक तब तक सब ड्रीम था कि यार होगा नहीं होगा, एक ऐसा अनरियलिस्टिक ड्रीम था, और कोई इंडियन लोग करते नहीं है तो पता भी नहीं होता कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट फिर जब 2018 में हमने वैन ले लिया, तब लगा कि अरे ये तो रियल हो जाएगा अब तो फिर उसके बाद सब रियल हो गया। धीरे धीरे जब हम बनाना शुरू किया तो सब एक मोमेंट आता है, आप एक चीज करते हो लाइफ में
शुभम, आपके लिए वो क्या चीज थी जब आपका वो जो जो प्लान था रियल हो गया? वो मोमेंट क्या था आपकी लाइफ में? जब मैंने पहला ट्रिप किया। अच्छा, और वो पहला ट्रिप करने से पहले, उस पहले ट्रिप को आप किस चीज ने रियल बनाया? मतलब आपने ऐसा क्या किया कि वो मेरी पहला फ्लाइट ट्रिप हो टिकट, पाया? मेरी वीजास कि चलो अब हो जा रहा हूँ मैं सच में। हाँ, है ना? तो हमारे लिए वो मोमेंट था, वैन खरीद लिया। उससे पहले सिर्फ बात बात हो रहा था, प्लान चल रहा था, पर जो वैन खरीदा था तो हमारा वीजा लग गया था बेसिकली वर्ल्ड टूर का एक तरीके से। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में, ये वर्ल्ड ये ट्रैवल करने का? पहली बार तो वैन हमने उसी कैंपर वैन तो स्वदेश में देखी थी, जब शाहरुख खान भाई साहब जाते हैं अपने गांव में, तो पहली बार उसमें देखी थी और उसके बाद एक आर्टिकल पढ़ा था बीबीसी मैगजीन में। एक कपल था, ओल्ड ऑस्ट्रेलियन कपल, उनकी 60 ईयर ओल्ड कपल था। उन्होंने 2 साल ये अलास्का टू पैटागोनिया का जर्नी किया था। बहुत सुंदर आर्टिकल था, मल्टी पेजर, बहुत सुंदर पिक्चर्स थे उस आर्टिकल में। तो वो मेरे दिमाग में छप गया था बिल्कुल। और फिर कार्तिक मिला, मैंने कार्तिक को आइडिया बताया तो कार्तिक बोला मैं भी करूंगा। तो फिर 2 लोग अगर एक साथ करते हैं तो हो ही जाता है चीजें शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसे यूएस आरवी में बोलते हैं हाँ, या आरवी बोलते रिक्रिएशनल व्हीकल। नहीं, आरवी देखो अलग चीज होता है। आरवी होता है जो ऑलरेडी वो फैक्ट्री से डिजाइन आता है, उसका शेप वैसा होता है, अंदर एलिमेंट्स वैसे होते हैं। कैंपर वैन क्या होता है, वो फैक्ट्री डिजाइन नहीं होता है, नॉर्मल कार होता है, उसको कन्वर्ट करते हो। 0 डिग्री लैंग्वेज आर्कटिक प्लेस में भी। अरे आर्कटिक कहाँ, अभी कहाँ, हम तो कहाँ थे, कैलगरी में थे। एक दिन जब पहली बार हमारा सर्दी शुरू हुआ था यहाँ पे कनाडा में, 15 -15 डिग्री चला गया और हमको पता नहीं चला -15 डिग्री है। तो हम वैन में सोए और -15 में क्या होता है ना, बॉडी अकड़ने लगती है। तो सोते सोते ना हमारा बॉडी दुखने लग गया, तो मैं और कार्तिक दोनों उठे ऐसे पेन में। फिर हमने क्या किया, तब हमने ब्लैंकेट नहीं खरीदे थे, तो हमने 5 जोड़ी स्वेटर पहन के कार्तिक ने 5 स्वेटर पहने, मैंने 5 स्वेटर पहने, तब जाके सो पाए। तो ज्यादा ठंडी भी इस फैन में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज्यादा गर्मी भी नहीं। आप ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ट्रैवल कर रहे होगे इस बैंड पे, तो कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हुई आपके साथ 8-9 महीने में? अरे बहुत होती रहती है आए दिन। अब अभी आपने हमारा अकाउंट फॉलो किया, अब आप देखोगे कि कितना आए दिन हम लोग सैंड में अटक जाते हैं। बीच में ना बहुत सुंदर बीच लगता है कि तो थोड़ा और आगे गाड़ी बढ़ाते, थोड़ा और आगे, और बीच के सामने कैंपिंग करेंगे। तो वो करते करते हम हर 2 दिन बाद बीच की सैंड में अटक जाते हैं। फिर लोकल्स लोग आके हमको निकालते हैं। और एक ये चीज भी है मेरे पास, अभी हमने खरीदा है, ये होता है सैंड ट्रैक्स। हाँ, तो इनको आप टायर के नीचे लगाते हो, फिर इसके ऊपर गाड़ी चलाते हो तो निकल आती है गाड़ी। तो ये अभी हमने खरीदा है, तो इससे हम लोग काफी बच जाते हैं। और एक स्टोरी है जो शेयर कर लेती हूँ मैं, आपकी ऑडियंस को पता नहीं होगी। हम लोग एक बार ओरेगन में थे, माउंट हुड देख रहे थे। तो ना वहाँ पे एक चर्च थी, तो वहाँ पे चर्च में ना हम लोग गए फोटो खींचने के लिए। और वहां पर हमने जैसी गाड़ी निकाली तो एक वहां पे एक बंदा हाथ हिला रहा था कि आ जाओ, बहुत सुंदर चर्च है। तो हम लोग अंदर गए, हमने कहा ये बहुत फ्रेंडली इंसान है, इतना वेलकम कर रहा है। जब हम अंदर उतरे गाड़ी से, तो इतनी बड़ी गन लेके हमारी तरफ आ रहा था, मतलब इतनी बड़ी गन जो हमने जिंदगी में देखी ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसे हमारी तरफ वॉक कर रहा था। हम लोगों की तो जो बैंड बजी, हमने कहा भाई साहब कुछ गलत कर दिया है, ये कोई रेसिस्ट बंदा है पक्का, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि देसी लोग इसकी प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, कुछ तो हमें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। अब वो हमारे पास आया, फिर उसने ना आते ही हमें बोला हेलो हेलो, ये मेरा चर्च है, मैं यहाँ का पास्टर हूँ, और देखो मैं ना ये गन ना साफ कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, तू साफ कर रहा था तो अपने पास घर में छोड़ के आता, यहाँ लेके क्यों आया? फिर बोलता बाय द वे ये गन ना असली है। उसने खोल के दिखाया, बुलेट बुलेट, हमको पूरा उसने हम डराने की कोशिश कर रहा था कि देखो मेरे पास असली गन है। हम डर गए थे बहुत ज्यादा, हमारे पैर वैर कांपने लगे थे। फिर बोलता वो कि आओ चलो अंदर आओ, चर्च दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो हम अंदर, हमने कहा ना कैसे बोले, गन है इसके पास। हमने कहा चलो दिखा दो भाई चर्च। अंदर गए, बहुत सुंदर चर्च था। तो जैसे इधर उधर बैठे, हमने कहा चलो निकल लेते, तब तो वो पीछे से फिर आ गया। इस बार गन छोड़ के आया, एक छोटी पिस्टल लेके आया, कहता मेरे पास पिस्टल भी है। तो मैंने कहा भाई हम समझ गए तेरे पास बहुत सारी गन है, मतलब सीन क्या है, क्यों बार बार दिखा रहे? बिठाया फिर हमें, फिर पूछते इंटरव्यू। हेलो, हाँ ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही बैठे है हैं। आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सॉरी सॉरी। फिर उसने इंटरव्यू लेना शुरू किया, फिर हमें समझ आया। फिर वो पूछता तुम कहाँ से हो?
तुम्हारा रिलीजन क्या है, हिंदू हो, तुम्हारे यहाँ कौन से भगवान होते हैं, ये कृष्णा होता है ना तुम्हारे यहाँ, ये होता है ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर बोलता बट तुम्हें पता है जीसस सबसे बड़ा भगवान है। एंड फिर मैंने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल जो तुम बोलो, ये जीसस ही सबसे बड़ा है। कहता तुम्हें क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ूंगी क्रिश्चियनिटी के बारे में, तू बस यहाँ से जाने दे। मैंने कहा हाँ। तो मैं उसको जितना न्यूट्रल रखना की कोशिश कर रही थी कि उसको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाह रही थी कि उससे वो बुरा मान जाए या बंदूक लेके हमें मार दे। तो उसको जितना न्यूट्रल, उसको कन्विंस कर दिया मैंने कि हाँ हम क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे, तो हमें यहाँ से जाने दे। फिर जैसे तैसे मेरे में हिम्मत पड़ी कि भाई, मैंने बोला यार हमारा कुत्ता ना वैन में अकेला है और उसको गर्मी लग रही होगी, निकलते हैं। तो हमने उसको बाय बोल के बस उल्टे पैर हम भागे हैं वहां से। पलट के हमने वो चर्च देखा नहीं और 2 घंटे गाड़ी चलाई है। उस शहर से 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम दोनों ने गाड़ी रोकी, फिर हम सांस ली। तब हमें लगा कि चलो बच गए। इतना डरावना उस एक वो ही इंस्टेंस है जो हमारी लाइफ में हमको लगता है कि बहुत ही हमारी बैंड बज गई थी। बट बाकी सब तो बहुत ही अच्छे इंसिडेंट्स रहे हैं। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे आपको लगा कि अरे अब तो गए? अब तो गए ऐसे मुझे कभी कभी किसी ने धमकाया हुआ है नहीं कभी, मतलब ह्यूमन से ऐसा कुछ डर मुझे कभी नहीं लगा। पर जो भी था नेचर से डर था। हाँ जैसे कि कब? यकूतिया में मैं हिचाई कर रहा था और मैं एक गांव में काइंड ऑफ फंस गया रात के 1-1:30 बजे। और रात के 1-1:30 बजे से लेकर रात शाम के 4 बजे तक मैं लोगों के घर खोजता रहा कि मुझे सोने की जगह मिल जाए, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर था वो -40 से -50 के बीच के आसपास होगा। अरे बाप रे। तो उस समय मुझे काफी डर लग गया था। एक बार और यकूतिया में ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ भेड़िए देख लिए थे, बियर्स देख लिए थे, भेड़िए वगैरह, अरे बाप रे। वगैरह। तो तो फिर उसमें मुझे डर लग गया था हिचाई करते वक्त, लेकिन हाँ कि उसने मुझे उस पर अटैक नहीं किया। एक बात लोगों ने कही थी साइबेरिया में डॉग्स के ऊपर, सॉरी साइबेरियन उल्फ्स के ऊपर, कि वो लोग कभी अटैक नहीं करते हैं आपके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। अच्छा। तो मैंने बस कभी वैसा हुआ था कि हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि अब लास्ट दिन है मेरा, लेकिन बच गया बार बार। अच्छा चलो, नेचर भी अपने आप में खतरनाक हो सकती है। अभी तक हम लोग तो वैन में रहते हैं तो हमें ऐसा नहीं होता, बट आप तो बाहर रहते हो तो थोड़ा सेफ रहिए। और अभी आप, मुझे पता है आपका क्लब हाउस में रूम है 15 मिनट में, तो मैं आपको ब्रेक देना चाह रही हूँ। बिकॉज अभी आप 45 मिनट से बात कर रहे हो और वहाँ पे आपको पता नहीं कितनी देर रुकना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ये एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको थैंक कुछ यू और सो मच। बोलना है जाने से पहले? मैं बोलूंगा कि जो लोग देख रहे हैं अभी 1000 लोग अभी तक भी लाइव हैं, और थैंक यू। रात के इंडिया में आई थिंक 11 बज रहे होंगे, फिर भी आप लोग देख रहे हो, तो इनके चैनल को जाके फॉलो करो। और इनके जो लाइफ स्टाइल है, इनकी जो वैन लाइफ इंडिया में न्यू आया, तो कृपया जाके इसको देखें, जो भी लोग देख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ऊपर मिल जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इंडियन वैन लाइफ, हाँ वहाँ पे ऊपर आपको क्लिक करने में इनका मिल हैंडल मिल जाएगा। जाएगा। हालांकि इनका मैं आई थिंक बता देता हाँ हूँ, द ब्राउन एक जी, चैनल भी द स्टार्ट ब्राउन किया, तो मैन कृपया लाइफ। जाके सपोर्ट करें। और जो लोग और और या जो लोग बोले। हमारे चैनल से आए हैं जिनको शुभम के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग बहुत मिस आउट कर रहे हो। प्लीज अपने आप पे एक फेवर करो, शुभम के चैनल पे जाओ और सबसे रियलिस्टिक ट्रैवल व्लॉग्स आपने कभी जो देखे नहीं होंगे, सबसे रियल इंसान, रियल स्टोरी टेलिंग, वो आपको मिलेगा और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। आप खुश हो जाओगे। तो प्लीज शुभम को प्लीज फॉलो करो। अगर आप नहीं करते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, प्लीज शेयर दिस इन स्टोरी। ठीक है, ये जब डालेंगे तो मैं अपनी स्टोरी पे से शेयर कर दूंगा, क्योंकि ठीक है। ये मैं अपने में नहीं डाल सकता। ओके। हाँ आई थिंक मेरे में होगा तो मैं स्टोरी पे पोस्ट करूंगी, फिर आपको टैग कर दूंगी, फिर आप शेयर कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसा होगा, नहीं मुझे नहीं पता नहीं। नहीं, जब आप ये डालोगे तो ये डायरेक्टली आपके पोस्ट पे आएगा। अच्छा, मेरे अकाउंट पे पोस्ट हो जाएगा? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने तो मैं उसे किया शेयर नहीं है कर सकता पहले। हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं सेव कर दूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको टैग कर दूंगी। ठीक है। थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल। मच शुभम, अपना टाइम थैंक निकालने यू के लिए। आपको अपना हम कार्टून वगैरह देने के लिए और इस लाइफ के बारे में बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किलिमंजारो में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके बाय। बाय। बाय।